हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 21 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम मणिपुर। सो व्हाट हैपेंड कि मणिपुर में कंफ्यूजन क्रिएट था, जैसे कि अभी गोवा में कंफ्यूजन क्रिएट है। बीजेपी जीत तो गई है बट देयर इज अ सस्पेंस ऑन कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। क्या एग्जिस्टिंग जो चीफ मिनिस्टर है जो थे पहले वही रहने वाले हैं या चेंज होने वाला है, क्योंकि एक उन स्टेट के जो पार्टी के लीडर्स हैं उनमें थोड़ा रकस चल रहा था कि जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है उनको नहीं बनना चाहिए। आधे लोग बोले थे बनना चाहिए, आधे लोग बोले थे नहीं बनना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ना कंफ्यूजन में थी, सेंट्रल लीडरशिप भी कंफ्यूजन में थी कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। बट मणिपुर में जो सस्पेंस है वो क्लियर हो चुका है। तो एन बीरेन सिंह जो कि पहले भी चीफ मिनिस्टर थे वो ही अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये अनाउंस निर्मला सीतारमन ने मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में किया हुआ है। ओके, तो मणिपुर का क्लियर हो गया, पंजाब का क्लियर हो गया, आपका यूपी का क्लियर हो गया। अभी दो स्टेट्स के बचे हुए हैं, और गोवा एंड उत्तराखंड। तो बीजेपी जो है गोवा और उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर जो है वो आज अनाउंस कर देगी। ओके, लाइकली टू अनाउंस, कुछ कह नहीं सकते, शायद ना अनाउंस करे, बट लाइकली टू अनाउंस द चीफ मिनिस्टर्स नेम बाय टुडे। एंड या मणिपुर का हो चुका है, तो मणिपुर का एन बीरेन सिंह। मूविंग फर्दर, सो इनिशियली हुआ क्या था कि जब कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस का वैक्सीन फॉर्मेशन हुई, तो दो वैक्सीन बनी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ विद कोलैबोरेशन विद भारत बायोटेक आपका कोवैक्सीन बनाया था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड 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 के कोलैबोरेशन के साथ कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप करी थी। ठीक है, जो कि एस्ट्राजेनेका का ही सेम, एस्ट्राजेनेका का जैसा फॉर्मूला है वैसे ही कोविशील्ड का फॉर्मूला है। अब देखा जाए तो कोविशील्ड वैक्सीन की डिमांड बहुत बढ़ने लगी। तो कोवैक्सीन का कैसा था कि भाई आपके 2 महीने बाद आप दूसरा डोज लगवा लोगे। पहला डोज आपने लगवाया, फिर आप 1 महीने बाद दूसरा डोज लगवा लोगे। अब हुआ क्या कि कोविशील्ड की जब बात करें तो डिमांड बढ़ने लगी। तो जब डिमांड बढ़ने लगी, सो व्हाट हैपन कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्पेसिफिकली नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने क्या डिसीजन लिया। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि सेकेंड डोज जो होगा कोविशील्ड का वो 12 to 16 वीक्स बाद होगा, है ना। सेकेंड डोज जो होगा 12 to 16 वीक्स के बाद होने वाला है सेकेंड डोज आपका। लेकिन फाइनली अब इतनी डिमांड बढ़ नहीं रही है वैक्सीन की, और अब नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो सेकेंड डोज लगेगा कोविशील्ड का वो अब 8 हफ्तों बाद भी लग सकता है, 8 वीक बाद भी लग जाएगा। ओके, अभी गवर्नमेंट अभी अभी रिकमेंडेशन दी है, गवर्नमेंट को अप्रूव करना होगा, तो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसके बाद फिर कोविशील्ड की जो सेकंड डोज है वो अब 8 वीक बाद लगेगी। मूविंग फर्दर, सो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की कमेटी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी है कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, सन फार्मा जो है वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर सकती है इन दी फॉरेस्ट एरिया ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन, कुछ कंडीशंस लगाई हैं कमेटी ने बोला है कि आप ऐसा रॉ मटेरियल और ऐसा केमिकल यूज नहीं करेंगे और लेकर नहीं आएंगे उस जमीन पर जो कि बैन है। कोई बैंड केमिकल, ना ही कोई ऐसा बैंड रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं, ना ही आप अपनी प्रॉपर्टी पे लेके आएंगे। दूसरा, उन्होंने कंडीशन ये डाली है कि देखो, प्रोडक्शन करोगे आप, इंडस्ट्रीज बनाने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है वाटर का यूज होगा, तो आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे जो अनयूज्ड वाटर है या जो आपका ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज्ड वाटर है उसको आप ट्रीट कर सको, और जो डिमांड है ड्रिंकिंग वाटर की वो रिड्यूस हो जाए। आप ऐसा करिए। ठीक है, तो यूनिट लगाने की बात कर, दो बात करी है उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको अप्रूवल देते हैं, आपको एक्सपेंड करना है कर लो एक्सपेंड। ठीक है, लेकिन दो कंडीशन मानी पड़ेंगी। दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा बैंड केमिकल और रॉ मटेरियल आप यूज नहीं करने वाले, ना ही लेके आओगे जमीन पर। दूसरी, कि आप फर्म जहां पर आप एक्सपेंड कर रहे हो वहां पर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओगे, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कि जो कि फर्म से निकला हुआ जो वाटर है, इंडस्ट्रियल वाटर है, उसको रिसाइकिल करेगा और ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करेगा, जिससे ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड जो है, जो कि आपके कर्नाटक आपके तमिलनाडु स्टेट में तो है ही, और कर्नाटक स्टेट में ही बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस किया जा सके।
मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज हमें पढ़नी नहीं है, सो विल मूव टू दी स्टेट न्यूज। सो स्टेट न्यूज में हुआ क्या, वसवराज बोम्मई, मतलब द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उन्होंने अनाउंस किया है कि कर्नाटका हाईकोर्ट के उन 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी जिन्होंने हिजाब पर जजमेंट दिया, क्योंकि देयर इज अ चांस कि इस इशू को लेकर प्रोटेस्ट हो और दोनों पार्टीज जो है, मतलब जो फेवर में हिजाब के और जो अगेंस्ट हिजाब के, वो उनमें एक रक्किस क्रिएट हो सकता है और जिन्होंने जजमेंट दिया, जिन जज ने जजमेंट दिया, उन पे भी, उनकी फैमिली पर भी अफेक्ट हो जाए। इसी के चलते उन्होंने वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी उन 3 हाईकोर्ट के जजेस को। लेकिन वसवराज बोम्मई ने यह भी और बोला है कि भाई जो भी ट्रबल मॉन्गर्स होंगे, मतलब जो भी ट्रबल फैलाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, केरला हाईकोर्ट ना, इंडिया में ना, अकॉर्डिंग टू मी एक हाईकोर्ट ऐसा है जो कि बहुत सही काम करता है, दैट इज केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट ने एक फाइंडिंग निकाली, उनका यह कहना था कि केरला में बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई जाती है, इलेक्शन के समय होर्डिंग लगाओ चलेगा, लेकिन फेस्टिवल्स के समय होर्डिंग लगती हैं, और भी आपके आपके फेस्टिवल के समय हो गया, आपके मैरिज के समय हो गया, तो इन सभी होर्डिंग्स क्यों लगाना है? क्योंकि उससे जो पब्लिक होती है ना, आम जनता होती है, परेशान हो जाती है, उनको इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। ये केरला हाईकोर्ट का एक फाइंडिंग थी, और उन्होंने बोला था कि द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग फ्लैग पोस्ट और अदर मटेरियल्स, आपके बैनर्स, इन सबको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कम्यूटर्स हो गए, सिटीजन्स हो गए, इनको इनको इनकन्वीनियंस पैदा करते हैं। अब इस चीज को लेकर केरला गवर्नमेंट ने मीटिंग करी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और ऑल पार्टी मीटिंग में यही डिसाइड किया गया कि भाई जो फ्लैग्स और बैनर्स पे बैन नहीं लगना चाहिए, हम सब इस चीज के अगेंस्ट है, इवन इन दी फेस्टिवल सीजन। लेट्स सी अब इसमें केरला हाईकोर्ट क्या बोलता है। मूविंग फर्दर, सो मुकुंदधरा हिल टाइगर रिजर्व पर अफ्रीकन टेक्निक यूज किया गया, जिससे जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको उनको बचाया जा सके फ्रॉम दी कार्निवोरस एनिमल्स। हुआ क्या, देखो, अभी मुकुंदधरा हिल टाइगर रिजर्व जो है ना, मुकुंदधरा हिल टाइगर रिजर्व में अभी 2 टाइगर्स को और शिफ्ट किया जाएगा, है ना, फॉरेस्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, ठीक है। अच्छा देखो, टाइगर रिजर्व्स ना, और टाइगर रिजर्व्स में भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं। तो अब ये नेशनल पार्क तुम लोग सुनोगे, क्यों ले दो नेशनल पार्क, अब हुआ क्या देखो बताते हैं। अब टाइगर्स आ रहे हैं, अब टाइगर्स आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, है ना, तो डियर को वो खा सकते हैं, हर्बीवोरस है वो। तो इसी के चलते अफ्रीकन टेक्निक क्या होती है, अफ्रीकन टेक्निक ये है कि आप हर्बीवोरस एनिमल्स को उन एरिया में शिफ्ट कर दो जहां पर कार्निवोरस एनिमल्स है ही नहीं, है ना, और हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनको सेफगार्ड भी किया जाएगा, और हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ दिखेगी। तो यही हुआ कि भैया कि आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में जो आपकी डियर्स थी, उन डियर्स को रिलोकेट किया गया आपके क्यो क्योलदेव नेशनल पार्क में, एंड जिससे टाइगर्स जो है वो टाइगर्स आएंगे, और वो डियर्स जो है प्रे नहीं बनेंगी आपके कार्निवोरस एनिमल्स की, ठीक है। चलो, मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, गेटिंग दीज रिंकल्स आउट ऑफ साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। इसको हम पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, वो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन, टू फ्रीडम्स एंड हिजाब इन आर मिड्स, इसका अपन ओवरव्यू लेंगे। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द हार्म इन द नेम ऑफ गुड, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, the first editorial, it's about the get these wrinkles out of South Asian textile story। अब ये है क्या, देखो, ऑथर का ये कहना है कि सबसे बड़ा जो की चैलेंज है इंडिया में कि हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना है, उनको सपोर्ट करना है, वो है क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, और लेबर को रीस्किल करना। दीज आर दी थ्री मेजर चैलेंजेस। लेकिन चैलेंजेस से पहले हमें यह पढ़ना पड़ता है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, इंडिया में क्या कंट्रीब्यूट करती है, और क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है भी, कि गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को
सेट असाइड करे, है ना? तो पहले चैलेंजेस समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आप सॉरी, पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब पाकिस्तान नहीं बना था, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अराउंड 394 कॉटन मिल्स हुआ करती थी इंडिया में, 394 कॉटन मिल्स। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए, तो 14 कॉटन मिल्स कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई, और रिमेनिंग 380 कॉटन मिल्स कहां रह गई? इंडिया में चली गई। लेकिन बिकॉज ऑफ द पार्टीशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई, वो क्या थी? ऑफ द ब्लैक सॉइल। इंडिया में कॉटन जो है ना, वो ब्लैक सॉइल पे उगता है, और ब्लैक सॉइल कहां है? अभी हम देखते हैं गुजरात वाले रीजन में, और वहीं सिंध वाला रीजन भी, पाकिस्तान का सिंध वाला रीजन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? कॉटन वाला एरिया, ब्लैक सॉइल वाला एरिया। तो पाकिस्तान जब अलग कंट्री बन गया, तो 40% ऑफ द प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ कॉटन कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूट हो गया। और गई सिर्फ कितनी मील? 14 मील्स। इंडिया में कितनी रह गई? 380 मील्स। सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, पार्टीशन से भी कॉटन इंडस्ट्रीज पर बहुत इफेक्ट हुआ। अब देखो, अगर हम टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्रीज की बात करें, तो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्रीज कैसी सेक्टर है? इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो अराउंड 45 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करके रखती है। इट्स मीन सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, नो डाउट, लेकिन उसके बाद अगर कोई है जो जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, वो है आपका कौन सा? टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है? और देखा जाए, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी। एंड बहुत सारे इंडिया में स्टोर हाउस भी हैं, जैसे ट्रेडिशनल, बिकॉज ऑफ द स्टोर हाउस, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल स्किल्स, हेरिटेज, एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड कल्चर। जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर में अलग पहनावा है, नॉर्थ ईस्ट में अलग पहनावा है, आपका साउथ में जाओगे अलग पहनावा है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कल्चर, तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ओल्डेस्ट भी है और ट्रेडिशनल स्किल्स भी हैं। ठीक है? हाँ, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। आपका हो सकता है, आपका एक हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड, जहां पर आप ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हो, मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो दीज आर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। कभी आपके शहर में मेला लगता होगा, है ना? तो अब वो मेले में आप कभी जाओगे, तो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम्स के मटेरियल्स बिकते हैं। सो दीज टेक्सटाइल्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज टेक्सटाइल सेक्टर। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, लाइक स्पिनिंग हो गया, गारमेंट सेगमेंट्स हो गए, एपरेल हो गया, ये सारी चीजें। ओके? सो अब सिग्निफिकेंस क्या रखता है टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में? देखा जाए तो सबसे पहले अपन इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, तो अराउंड 2.3% जीडीपी का कंट्रीब्यूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। ठीक है? 12% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग टेक्सटाइल से आती है। और 21% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? टेक्सटाइल सेक्टर। और भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करती है, जैसे कि क्या देखा जाए, तो इंडिया जो है 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल का, और ग्लोबल में अराउंड 6% इंडिया का शेयर है। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा सिल्क का वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड अराउंड देखा जाए, तो हैंड विवन फैब्रिक जो होते हैं, मतलब हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स हो गए, हैंड विवन मतलब हैंड से, हाथ से बनाए जाने वाले फैब्रिक्स, वर्ल्ड ग्लोब में 95% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया। ये है। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है? पहला तो अपन ने चैलेंज ऑलरेडी 3 चैलेंजेस मेजर समझ लिए थे अपन ने। आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव, आपका रीस्किलिंग लेबर्स, एंड देयर इज वन मोर, या एंड अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है? बाकी अदर भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्या है? आपका हाईली फ्रेगमेंटेड, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, डलर डिवाइडेड है, उसको एक जगह क्यूमुलेटिव नहीं है। ठीक है? ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा डोमिनेटेड भी ज्यादा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर डोमिनेटेड नहीं है, ज्यादा जगह फैला हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इसीलिए अनऑर्गेनाइज है। मतलब अनऑर्गेनाइज बहुत जगह फैला हुआ है, और डोमिनेटेड बहुत ज्यादा है, तो फ्रेगमेंटेड बहुत ज्यादा, हाईली फ्रेगमेंटेड बहुत ज्यादा है। एक तो मैंने पढ़ ही लिया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, लेकिन हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा कि स्टेगनेंट एक्सपोर्ट, देखा जाए तो $40 बिलियन जो है, वो टच कर गया है इन द लास्ट 6 ईयर्स। मतलब एक्सपोर्ट जो है वो स्टेगनेंट है, वहीं का वहीं रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है। फिर लैक ऑफ स्केल,
देखा जाए तो एवरेज साइज जो होता है 100 मशीन्स का, वो विच इज वेरी लेस इन कंपैरिजन में बांग्लादेश, ये भी देखा जाए। ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात एक अपने पढ़ाई था कि लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी बहुत कम आता है इस सेक्टर में, बहुत कम आता है इस सेक्टर में। सो दीज आर दी चैलेंजेस जो हमें गवर्नमेंट को फेस आउट करने हैं। मेजर तीन है: फाइनेंशियल इंसेंटिव, रीस्किलिंग लेबर्स एंड टेक्नोलॉजी का ऑपरेट करना, अगर हमें अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्टअप लेके आना है तो। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स अ सेकंड एडिटोरियल दैट्स अबाउट दी टू फ्रीडम एंड हिजाब। अच्छा देखो, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पर ऑथर ने सिर्फ दो ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। अब वो है क्या, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऑथर का जो कहना है ना, वो यही है कि अभी हिजाब को लेकर जजमेंट आ गया, ठीक है। और हिजाब को लेकर जजमेंट आया ना, दो क्वेश्चन अराइज हुए, दो तरह की डिबेट चल रही है। पहली डिबेट में जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या मुस्लिम विमेन को क्या मुस्लिम विमेन को राइट नहीं है, क्या मुस्लिम विमेन हैव डजंट हैव राइट टू फ्रीली चूज टू वेयर हिजाब और नॉट, है ना। क्योंकि उस रिलीजन में हिजाब पहनना मॉडेस्टी का एक मॉडेस्टी डिसाइड करता है कि वुमेन मॉडेस्ट है कि नहीं। तो अगर कोई गर्ल, मुस्लिम गर्ल हिजाब पहन के नहीं जा रही है, तो उनके रिलीजन में एक ऐसी अफवाह फैल जाएगी और ऐसी बात फैलेगी कि वो लड़की मॉडेस्ट नहीं है, डजेंट मॉडेस्ट नहीं है, मतलब उसका विमेनली वर्च्यू नहीं है। तो इसी चीज को लेकर डिबेट चल रही है कि वुमेन के पास राइट होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। ये चीज बताया गया, मतलब यहां पर इंडिविजुअल की फ्रीडम एक तरीके से अफेक्ट हो रही है। ओके। सेकंड जो यहां क्वेश्चन डिस्कस किया वो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर। ऑथर ने बोला कि दूसरा जो डिबेट चल रहा है वो ये है कि भाई अगर हम स्कूल्स में टर्बन्स अलाउ करते हैं, बिंदीज अलाउ करते हैं, बैंगल्स अलाउ करते हैं, तो हिजाब क्यों नहीं, है ना। देखा जाए तो बिंदी भी हो गया, टर्बन भी हो गए, आपके बैंगल्स भी हो गए, ये भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन लोग पहन के आते हैं, इससे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हिजाब से क्या दिक्कत है? Why hijab doesn't constitute essential religious practice? Why wearing a turban constitute essential religious practice? ये चीज यहां पर ऑथर ने दो क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये ना, ये थोड़ा सा जजमेंट के अगेंस्ट में है। ये बता रहे हैं कि ये बेसिकली हिजाब के फेवर में है ना। पढ़ सकते हो, पढ़ना है आपको तो। मेन आप ये वाला पढ़ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला। यहां से थोड़ा सा लीगल वाला कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है इसलिए, लेकिन फिर वो रिलीजन पे चला जाता है। तो रिलीजन वाला अगर समझ में भी नहीं आ रहा, जैसे अब्राहमिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर, सिखिज्म का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, आदि ग्रंथ है यहाँ पर, तो वो चीज स्किप कर सकते हो। बट हाँ, जहां लीगल वाला इशू आ रहा है ना, वो पढ़ो आप। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द थर्ड एडिटोरियल दैट्स अबाउट द हार्म इन द नेम ऑफ गुड। अब ये है क्या, देखो, यूएन जनरल असेंबली ने 21 मार्च प्रोक्लेम्ड किया है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, है ना। और हम लोग 21 मार्च 2022 को सेलिब्रेट करेंगे क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो कि आज है। और एम जो है इस डे का सेलिब्रेट करने का, इस डे को सेलिब्रेट करने का एंड टू रेज अवेयरनेस, इट्स अबाउट दी कि हम सेलिब्रेट करें ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट का, अवेयरनेस रेज करें फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट का, कंजर्वेशन का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, फॉर द बेनिफिट ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। और इस बार की थीम क्या होगी? द थीम इज फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन। ये थीम होने वाली है इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ऑथर ना एक एक इंडिया के प्रोजेक्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को काउंटर कर रहे हैं। अब वो प्रोजेक्ट है क्या? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अबाउट दी फॉर दी अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज या प्लांटेशन ऑफ आपका ट्रीज, जिससे फॉरेस्ट जो है फिर से आ जाए। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज को कट डाउन करना। अफॉरेस्टेशन मतलब इज अपोजिट वर्ड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज प्लांट्स को प्लांट करना, ठीक है। देखा जाए तो इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए का प्लान है ये। अब ये हो क्यों रहा है, अफोरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 13 मेजर रिवर्स को रिजर्वनेट किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के लिए वो नदियां कहां से निकलेंगी? फॉरेस्ट से निकलेंगी। फॉरेस्ट से निकलेंगी तो पेड़ बीच में आएंगे, पेड़ बीच में आएंगे तो पेड़ को क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा। इसी चीज को फिलअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे, जो ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं ना, उन ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे? लगा देंगे, है ना। तो अब ऑथर ने खुद बोला है
गवर्नमेंट की तरफ से नोट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बोला कि देखो, देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट फॉरेस्ट कवर को 7,500 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा देगा। ठीक है। लेकिन ऑथर का ये कहना, ऑथर ने फिर एक क्वेश्चन रेज किया। ऑथर का कहना है, क्या ये प्रोजेक्ट रियलिटी में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेगा? क्या फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन के थ्रू बनाए जा सकते हैं? तो यहां पर आंसर जो दिया गया वो यही दिया गया। उन्होंने, ऑथर ने खुद बोला है कि फॉरेस्ट जो होता है ना, इज अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, और वो एक साल या 2 साल में नहीं बनता, बिल्ट ओवर द ईयर्स, जिसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है। प्लांट्स लगाने से फॉरेस्ट नहीं बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों का रोल होगा। बर्ड्स का भी रोल होगा, मैमल्स का भी रोल होगा, रेप्टाइल्स का भी रोल होगा, इंसेक्ट का भी रोल होगा, आपका एम्फिबियंस का भी रोल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी रोल होगा, वाटर का भी रोल होगा, सॉइल का भी रोल होगा, आपका एनवायरमेंट कंडीशन का भी रोल होगा। इन सब के रोल होंगे। अब थोड़ा सा अपन नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1992 में सेटअप हुआ था, है ना। प्रमोटिंग फॉर द अफॉरेस्टेशन, टी प्लांटिंग एंड इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। ठीक है, ये चीज बताया गया। अब आगे बोला गया कि हमें स्पेशल अटेंशन, ये जो वो है आपका, ये जो आपका बोर्ड है, ये स्पेशल अटेंशन देता है टू द रीजनरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया। जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो चुका है, उसको रीजनरेट करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को जोड़ने के लिए, है ना। जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, ऐसे। फिर अदर प्रोटेक्टेड एरियाज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयाज हो गए, अरावलीज हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए। और भी अदर फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, जैसे कि क्या है कि ऐसा मैकेनिज्म लेके आना जिससे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज है और एडजॉइनिंग लैंड्स है, उनको रिस्टोर किया जा सके विद सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड विद कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। अब यहां पर ऑथर का कहना है कि देखा जाए तो एक और सॉल्यूशन है जिससे फॉरेस्ट वापस से आ सकते हैं। वो क्या है? वो है कि आप फॉरेस्ट को जैसा है वैसा ही रहने दो, चाहे डिग्रेड हो गया हो, बस आप उनको प्रोटेक्ट करो, उनको प्रोटेक्ट करिए, अपने आप नेचुरली रीजनरेट हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दी फर्दर डिग्रेडेशन। ठीक है, वो चीपर भी है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। फिर ऑथर ने खुद बोला है कि साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि नेचुरल रीजनरेशन जो है ना, वो 40 टाइम्स मोर कार्बन जो है, वो प्लांटेशन जो होता है ना, जितना एब्जॉर्व करता है। मतलब अगर अगर कोई फॉरेस्ट नेचुरली रीजनरेट हो रहा है तो 40% 40 टाइम्स ज्यादा कार्बन एब्जॉर्व करेगा एज कंपेरिजन टू दी एफोरेस्टेशन जो हम लोग फॉरेस्ट बनाएंगे। ये चीज बताया गया। तो अटमोस्ट प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को हॉल्ट करें और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। फिर ऑथर का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और वो प्लांटिंग ट्री, ये ठीक है। बट ऑथर ने बताया कि एक रिपोर्ट से पता लगा है, रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, कि गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट के लिए वाइल्ड कंजर्वेशन के बजट से 47 कट डाउन करना पड़ा, तब ये प्रोजेक्ट आया 90,000 करोड़ रुपए का। मूविंग फर्दर ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। देखो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, बट हाँ एक चीज हो सकती है, वो है चीता के बारे में। कितने टाइप के चीता होते हैं, है ना, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वैसे होते तो 3 मेजर है, आपका आपका अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता, एक होता है किंग चीता। तो इन 3 चीता के बारे में पढ़ना। सबसे बड़ा साइज में तो ऑब्वियसली बात है आपका अफ्रीकन चीता होता है, और एशियाटिक चीता कंपैरेटिवली साइज में कम होता है। ओके, चीता के बारे में पढ़ना कि चीता है क्या, एंड इसकी थोड़े से बेसिक भी पढ़ लेना कि चीता इज द फास्टेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। ओके, मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो जापान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं ऑफ पब्लिक अफेयर्स, उन्होंने बोला है, उन्होंने अर्ज किया है कि इंडिया को अभी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट बनना चाहिए, उसको आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए। जापान अभी भी होप कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या? देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज अ proposed free trade agreement between the 10 member state of the Asian nations and 6 Indo-Pacific states। ठीक है, तो मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन दी 10 एशियन नेशंस के बीच में और 6 इंडो पैसिफिक एशियन इंडो पैसिफिक नेशंस के बीच में, मतलब टोटल 16 नेशंस के बीच में एफटीए है ना। और देखा जाए तो ये जो 16 नेशंस है, इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी।
constitute around 30% of the global GDP, and around same goes with the population. अगर इंडिया ज्वाइन करेगा तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 2012 में स्टार्ट हुआ था, एशियन समिट में ये प्रपोजल रखा गया था, फिर उसके बाद काम होना स्टार्ट भी हो गया, एंड 2017 में ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर मेंबर्स ने पॉपुलेशन काउंट करा, एंड एक कॉन्स्टिट्यूट भी निकाला कि अराउंड देखा जाए तो जीडीपी जो है इस ग्रुप का वो 49.5 ट्रिलियन डॉलर है, एंड ये वर्ल्ड जीडीपी के 39% को टच करता है। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव आपका इकोनॉमिक प्लान जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है, जो कि नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कवर करता है। मूविंग फर्दर, सो ऑस्ट्रेलिया के जो एनवॉय है, ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय टू इंडिया, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने यही बोला है कि इंडिया का जो स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, उसको क्वाड ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्वाड को अब दिक्कत नहीं है इंडिया से। मूविंग फर्दर, सो इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि हम लोग जो फाइटिंग जो फ्लाइंग टाइम है फाइटर जेट्स के, उसको हम कट डाउन कर देंगे, क्योंकि स्क्वाड्रंस में बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल आ रहा है, बहुत कम फाइटर्स जेट्स और बहुत कम आपके फाइटर प्लेन फाइटर पायलट्स बचे हुए हैं, तो इसी के चलते हम लोग कट डाउन करेंगे उनके टाइम को, फ्लाइंग टाइम को। मूविंग फर्दर, सो यही चीज़ बताया कि डीजल के प्राइसेस जो हैं वो नियरली बढ़ रहे हैं, है ना। तो मत पढ़ो, वैसे तो ये गलत तरीके से गलत मार्क हो गया, नहीं पढ़ना है, स्किप कर देना। ओके, सो यस, सो चाइना के एक मिनिस्टर है, उनका यही कहना है, उन्होंने ये बोला कि देखो, जो इंडो पैसिफिक में क्वाड ग्रुप बना हुआ है वो सेम लाइन पे जा रहा है जैसे नेटो जा रहा है, और जैसे नेटो का हाल हो रहा है, नेटो की वजह से यूक्रेन का हाल हो रहा है, वैसे आगे चल के किसी और नेशन को अफेक्ट ना होना पड़े, इस चीज को लेकर चाइना के मिनिस्टर ने ऑब्जर्वेशन दिया है। उन्होंने यही बोला है कि भाई, जो आपका इंडो पैसिफिक जो आपका क्वाड है, वो क्वाड नेटो के पाथ पे बना हुआ है, जैसे कि नेटो है ना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वाली, उसी पाथ पे आपका क्वाड बना हुआ है। और अगर हमारे एरिया को उसने अफेक्ट किया और हमारे सोवेरेनिटी को अफेक्ट किया, तो जैसे रशिया ने काउंटर किया यूक्रेन को, वैसे हम भी उस कंट्री को काउंटर करेंगे जो इसका पार्ट है। डायरेक्टली इंडिया की तरफ टारगेट कर रहा था ये। मूविंग फर्दर, सो यूक्रेन के कॉलेजेस ने ऑफर किया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चे हैं उनको हम ऑनलाइन क्लास देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया में जो हमारी मेडिकल पैनल है वो अप्रूव नहीं करती, ना ही रिकॉग्नाइज करती है उन मेडिकल कोर्सेज को जहां पर ऑनलाइन क्लासेस दी गई हो। ये दिक्कत है, लेट्स सी क्या होता है इस पर। मूविंग फर्दर, वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि जो यमन के रेबेल ग्रुप है हाउतीज, उन्होंने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी सऊदी अमारको की फैसिलिटी पे स्ट्राइक लॉन्च करी, जिससे एक प्रोडक्शन साइट जो है बहुत टेम्परेरी तरीके से अफेक्ट हो गई। ओके, यही बताया गया। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यमन में जो वॉर चल रहा है, नहीं, यमन में जो रेबल्स है वो इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, आज मंडे है तो आज आपका इकोनॉमी न्यूज़ नहीं आती, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ में वैसे कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।